खैर राशिद रिजवी साहब, जिस तरह से ईरान वेन्यू चेंज कर रहा है, ईरान जो है ये अपनी शर्तों पे बातचीत कर रहा है, इसको क्या माना जाए? ये तो एक तरीके से ईरान की अपनी विक्ट्री है और कहीं ना कहीं अमेरिका जो है फेस सेविंग करके किसी तरीके से यहां से भागना चाहता है, निकलना चाहता है, या आप कैसे देखते हैं? मुमताज भाई, देखिए, अमेरिका जो है वो अपने वेनेजुएला वाले खुमार में तो बहुत तेजी से आ गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद परिस्थितियां बहुत तेजी से चेंज होती चली गई। ईरान ने अपने आप को एकदम अटैकिंग मोड पे ला दिया। अभी तक ईरान डिफेंसिव मोड पे रहता था, लेकिन अब ईरान अटैकिंग मोड पे आ गया है, जो इनके लिए बहुत ही परेशानी का सबब है अमेरिका के लिए। अब अमेरिका वहां से निकलना तो चाहता है, लेकिन कोई एक खूबसूरत मोड़ दे करके, बातचीत का हवाला दे करके, ताकि उसको भी लोगों के सामने उसको जवाब देना पड़े कि हम वहां से शिकस्त होके नहीं आए, हम वहां से बेआबरू होकर के नहीं आए हैं। हमने तो परसों हमारी आपकी बात हुई थी, तो हमने आपको एक चीज बताई थी कि ये जो तेल अवीव में होने वाली थी बैठक, और वो लास्ट मोमेंट पे वेन्यू चेंज हुआ और चेंज हो करके सीधे आ गया ओमान कि हम मस्कट में करेंगे, हम तेल अवीव में कोई बैठक नहीं करेंगे। तो जब वहां पर इनसे बात की गई अराची साहब से, तो अराची साहब ने एक ही चीज कही कि ये हमारी कोई जिद नहीं थी, ये एक शेड्यूल था, ये एक रूटीन था कि जिस टॉपिक पे बात जहां पर खत्म हुई थी, रुकी थी, वहीं से शुरू कर रहे हैं। ये कोई नई चीज नहीं है। तो उनसे ये पूछा गया कि आप हमको ये बताइए कि अमेरिका चाहता है कि आप अपने न्यूक्लियर प्लान को भी पोस्टपोन करें, आप मिसाइल प्लान को भी पोस्टपोन करें, उसको रोकें, आप जो आपके प्रॉक्सीज हैं इनको आप कोई सपोर्ट नहीं करोगे। उन्होंने कहा कि देखिए, पुरानी जगह पर पुराने मुद्दों पे बात होनी है, और वो मुद्दे दो ही थे। एक हमारा न्यूक्लियर इन्रिचमेंट का बात थी, उस पे हम बात करेंगे। दूसरा, जो हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं, हम उस पे बात करेंगे। तो ये तो पुरानी बात थी, यानी अमेरिका के जो प्लान थे, उस प्लान को उन्होंने चौपट कर दिया। जिस चीज को लेकर के वो बैठक को तैयार हुआ था पहले तेल अवीव में, फिर उसको उन्होंने घुमा करके डाइवर्ट कर दिया उस वेन्यू को मस्कट में। तो जब उन्होंने मस्कट के लिए बात रखी, तो पहले तो उन्होंने अमेरिका ने कह दिया कि नहीं नहीं नहीं, हम वहां कोई बात नहीं करेंगे, हम कोई बैठक नहीं करेंगे, कोई बैठक नहीं होगी। तो फिर अरब देशों ने फोर्स किया कि देखिए, आपको बात तो करना ही है, चाहे यहाँ कर लो चाहे वहां कर लो। तो ठीक हुआ, ठीक है, अच्छा ठीक है, बात होगी। अब जब बात के पॉइंट रखे गए मुमताज भाई, तो उस पॉइंट पे लेकर के फिर एक मर्तबा अमेरिका बहका, नहीं हमारे मुद्दे रहेंगे। तो कराची की तरफ से एक बात आई कि देखिए, हम अपना मिसाइल प्रोग्राम तो रोकने वाले नहीं है। रही बात प्रॉक्सीज की, तो उनको हम सपोर्ट करते रहेंगे कि वो उनके पास जुल्म हो रहे हैं, हम जुल्म के खिलाफ वो लड़ रहे हैं, हमको सपोर्ट करेंगे, वो हम नहीं रोक सकते। अब आपको अगर न्यूक्लियर मैटर में बात करना है तो ठीक है, वरना खत्म करिए बात। जो आप करने हैं वो आप करो, जो हमको करना होगा हम करेंगे। फिर अरब देश नाराज हो गए, वो घबरा गए, कह रहे ये कैसे हो जाएगा, हम बात करवाते हैं, बात होगी। फिर उन्होंने बातचीत की शुरुआत की। जब उन्होंने बातचीत की शुरुआत फिर की, तो आपने देखा होगा कि वहां के उनके विदेश मंत्री जो थे, वो कभी एक कमरे में, उनके कमरे में आके बैठते थे, उनका मैसेज ले जा करके उनके पास जाते थे कि उनका ये कहना है, ये कहते थे कि मेरे कहना है। तो दोनों के बीच में वो बेचारे पेंडुलम की तरह एक कमरे से दूसरे कमरे में इनका होता रहा। फिलहाल बात चली और ये बात तय हुआ कि हम न्यूक्लियर पे बात करेंगे।
फिर दोनों पार्टी एक साथ आके खड़ी हुई, फोटोग्राफ हुए और ये हुआ कि अगले सप्ताह हम लोग फिर बैठक करेंगे, इस पे हम बात करेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ गया। उन्होंने कहा कि अगर ईरान हमारी बात मानता है तो ठीक है, वरना हमारा एक बेड़ा और आ रहा है। अमेरिका ने क्या किया? ईरान ने क्या किया? ईरान ने अपना मिसाइल खुर्रम शहर 4 टेस्टिंग पे ले लिया। तो वो अपने बेड़े का दबाव बना रहे हैं कि तुम मेरी शर्तों पर बात करो। इन्होंने खुर्रम शहर उठा करके टेस्ट कर लिया कि तुम मेरी शर्तों पे बात करोगे। तो अभी हथियारों का दबाव चल रहा है, हथियारों का प्रेशर चल रहा है। तो अब आपको ये देखना है कि जो अगले हफ्ते बैठक होने वाली है, उसमें क्या रिजल्ट निकलता है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या अगले हफ्ते तक अमेरिका और इजराइल ईरान पे कोई हमला नहीं करेंगे? देखिए, एक चीज तो आप मानिए मुमताज भाई, अमेरिका हमला ना भी करे यह समझ में आता है, लेकिन अगर अमेरिका इजराइल को रोक नहीं पाया और इजराइल अमेरिका को इस जंग में घसीटने के लिए हमला कर देता है, तो इस जंग में आने के लिए अमेरिका की मजबूरी हो जाएगी और अमेरिका इजराइल को अकेला नहीं छोड़ सकता। बस देखना ये है कि अमेरिका इजराइल को कब तक दबा के रखेगा। जी मुमताज भाई। ये सही है। और बहुत सारी चीजें जो है बड़ी ओपन हो रही हैं, बहुत सारी चीजें बहुत क्लियर हो रही हैं। और कल परसों किसी ने गालिबन कहा था कि अगर अमेरिका और ईरान इनके बीच में बातचीत हुई तो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का आगाज होगा। याद होगा, ये बात सामने आई थी। आज जिस तरह से हमने देखा कि रजब तैयब अर्दगान सऊदी अरब के प्रिंस जाके मिले, तमाम इख्तलाफात को बुला करके, मिस्र से फिर से उनकी बातचीत और बिजनेस की शुरुआत हो रही है। और जैसा कि मैंने कहा कि इसके पीछे ईरान है, ये तमाम चीजें जो है उसके पीछे ईरान है। अभी आप देखिए कि जब चाबहार के मामले में हिंदुस्तान के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, कल ही जो ईरान के एम्बेसडर यहाँ अभी नए आए, जो डॉक्टर फतेह अली, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और कहा, उनका ये बयान है और बहुत ही क्लियर और बहुत ही बड़ा बयान उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है। और उन्होंने क्या कहा कि चाबहार बंदरगाह ईरान और हिंदुस्तान के लिए गेम चेंजर है। क्या कह रहे हैं आप देखिए, आप देखिए, ये छोटा लफ्ज नहीं है फिरोज बख्श साहब। क्या कहा कि चाबहार बंदरगाह ईरान और हिंदुस्तान के लिए गेम चेंजर है। जब गेम चेंजर की बात होती है तो आप इस चीज को समझिए, यानी हिंदुस्तान जो है वो दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा, फिर वो खुद मुख्तारी की तरफ बढ़ेगा। जिस तरह से आज अमेरिका, क्योंकि ईरान जब भी देखिए कोई बात करेगा उसके पीछे अमेरिका होगा, उसके पीछे इजराइल होगा। कभी ईरान नहीं चाहेगा कि वो अमेरिका और इजराइल के प्रेशर में कोई फैसला करे। तो ये जो इस तरह की चीजें हैं फिरोज बख्श, तो मैं इसलिए ये कह रहा हूं, क्या आपको नहीं लग रहा है कि ईरान जो है इस वक्त, अगर देखा जाए आलमी जो सियासी शऊर जिसको हम कह सकते हैं, जो सिफारती हिकमत अमली है, उस पर टॉप पे पहुंच गया? जी ऐसा है। देखिए डॉक्टर मुमताज आलम, मैंने कुछ थोड़ा सा हिस्सा, जो कि मेरा नेटवर्क ग्लिच हो रहा है, राशिद साहब का भी सुना था। मैं उनकी बात को जोड़ के और आपकी बात को भी मैं सामने रख के एक बात मैं ये कहता हूँ। आपने कहा कि एक जो जियोपॉलिटिक्स है, आलमी जियोपॉलिटिक्स है या वेस्ट एशिया की है, उसमें ईरान ईरान का एक अहम मकाम बनता जा रहा है, बल्कि बन गया है। थोड़ा सा मैं लाइट इसमें फोकस करना चाहूंगा ईरान और इंडिया की। देखिए, हमने एक दौर ऐसा भी देखा है कि जहां पर ईरान को लेके जो यहाँ के बड़े-बड़े जो फौजी अफसरान थे, जैसे जीडी बख्शी साहब हैं और भी हैं, और राइस साहब हैं और भी हैं कई लोग, वो कहीं न कहीं एक ऐसी लाइन लेते थे जो प्रो यूएस होती थी और एंटी ईरान होती थी। आज की तारीख में, बल्कि मैंने यहाँ जो
पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग आते हैं टेलीविजन पे, आप तो इतनी कसरत से जाते हैं, सुनते हैं उनको, वो भी प्रो ईरान लाइन ले रहे हैं। मैं सबसे पहले अपने व्यूवर को आप लोगों की तरफ से शुक्रिया अदा कर दूं। इस वक्त इतनी रात है, टाइमिंग कोई थी नहीं, इसके बावजूद 350 लोग अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बाकायदा कमेंट्स कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी कामयाबी आप लोगों की है, आप तमाम मेहमानों की। और मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा, व्यूवर से, कि अगर इसे शेयर कर दें तो और लोगों तक ये पहुंच जाएगा। जी फिरोज भाई। हाँ, अभी मैं बात पूरी करता हूँ अपनी। अभी आपने फरमाया कि जो बातचीत का दौर चलेगा, मैं कह रहा हूँ बातचीत का दौर चलना चाहिए। वो अली सरदार जाफरी साहब ने जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बड़ी तकल्लिश चल रही थी आपस में, तो उन्होंने भी बड़ा अच्छा एक नज्म लिखी थी कि वो क्या था कि वो बात से बात चलती रहे, सर पर सितारों भरी रात चलती रहे। तो वो वही बात मैं समझता हूँ इधर अप्लाई हो रही है, यूएसए ईरान के बीच में। ठीक है, देखिए यूएसए भी एक इंसान है, हाड़ मास के बने हुए उसके फौजी हैं। ट्रम्प साहब हाड़ मास के बने हुए हैं, और कोई नहीं चाहता कि एक दूसरे के बमों से वो चीथड़ों में बदल जाए। ठीक है, जिंदगी सबको प्यारी होती है। अमेरिका ने समझ लिया है कि ईरान आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ गया है उसके, जून से समझ में आ रहा है, और अब तो और भी ज्यादा समझ में आ गया है कि मैं अटैक करूंगा तो ठीक है, मुझे एक ऐसा जवाब मिलेगा कि जिससे मैं सरप्राइज हो जाऊं, होना पड़, पूरी दुनिया सरप्राइज होगी। ठीक है, अभी राशिद साहब भी कुछ इस तरह की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई बातचीत चल रही है, ईरान अपनी शराइत पे कायम है। ईरान की शराइत बिल्कुल जायज है, उसको अगर मानता है यूएसए तो माने, नहीं मानता है तो तैयार है सब, जो है जो करना है उसको कर ले। ये राशिद साहब ने ये बात कही, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं सही हूँ राशिद साहब, आपने ये बात कही थी ना कि जो यूएस को करना है कर ले, है ना? मतलब आपने जंग इस्तेमाल नहीं किया, तो जाहिर सी बात है। लेकिन इतना आसान नहीं है। एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपने मतलब आप कोई हथियार लेते हैं अपनी जान की, मतलब हिफाजत के लिए कोई आप बंदूक लेते हैं। ठीक है, तो बंदूक लेके रख ली, आपको सब उसका वो लाइसेंस मिल गया। बंदूक लेने का मतलब ये नहीं है राशिद साहब कि अगर आपने लाइसेंस लेके बंदूक रख ली है तो आप बंदूक सब पे तान के मारते फिरेंगे। वो बंदूक किस लिए रखी है आपने? वो एक डेटरेंट है कि देखो भाई, अगर तुमने मेरी तरफ टेढ़ी आंख से देखा, ठीक है, या मेरे ऊपर हमला किया, मैं तुम्हें पहले गोली नहीं मारूंगा, लेकिन तुमने अगर मेरी जान लेने की कोशिश की, मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, खुदा ना खास्ता हार्म करने की कोशिश की, तब मैं इस बंदूक को इस्तेमाल करूंगा। किया है, वो तो यही कह रहा है ना कि भाई हम अपने दुनिया भर ने बना के रखे हैं, कौन किसके ऊपर छोड़ता है? जिसने जिसके ऊपर छोड़ दिया, चाहे रूस ने यूक्रेन पे छोड़ दिया, इंडिया ने पाकिस्तान पे छोड़ दिया, या इसराइल ने ईरान पे छोड़ दिया, ईरान की जानिब से किसी ने छोड़ दिया, तो फिर ये दुनिया उस दिन बचने वाली नहीं है। इस चीज को सब समझते हैं, गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं है ये एटॉमिक वॉरहेड्स से लड़ाई लड़ना। ठीक है, तो ये, लेकिन ये होना जरूरी है, और ईरान के लिए इसलिए जरूरी है। देखिए, ईरान इसको छोड़ेगा नहीं। ईरान अपनी तवायनाई के लिए जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, वो इसलिए जो है एटॉमिक तंसीबात उसको इस्तेमाल करना चाहता है पीसफुली। अगर वो एटम बम बना भी ले, बना के रख ले, तो भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन जिस दिन ईरान ने अपना यूक्रेन कह रहा हूँ, यूरेनियम यूएस को दे दिया, पका पकाया यूरेनियम, तो ये मतलब उसी दिन ईरान के ऊपर अटैक हो जाएगा, उसी दिन इसको खत्म कर देगा यूएसए। ईरान इस बात को समझता है। और दूसरी बात यह है कि जहां तक एटम बम की बात है, ईरान के लिए बहुत जरूरी है कि वो उसको तैयार करके रखे, दुनिया चाहे कुछ भी कहे। और यूएसए की जो दादागिरी है, हिटलरवाद है, कितनी बार करेगा? एक बार कर चुका है, काफी नुकसान पहुंचा दिया। तो अब यह है कि एवरी डे इज नॉट संडे। अब ईरान इस तरह का वार कर लेगा कि जिससे अमेरिका को भी खतरा है, इसराइल को तो है ही है,
तमाम ये जो गद्दार, माफ कीजिए, गद्दार लफ्ज से बड़ा हंगामा आजकल चल रहा है, पार्लियामेंट में भी चला, लेकिन मैं कहूंगा ये गद्दार जो अरब ममालिक हैं जिन्होंने साथ नहीं दिया इसका, मैं ईरान का नहीं कह रहा, इन्होंने गाजा का साथ नहीं दिया, ये लोग भी घबराए हुए हैं, क्योंकि अगर वॉर शुरू होती है तो ये महफूज नहीं रहेंगे। अब ये कह रहे हैं, जैसे अभी आप कह रहे थे कि वो कतर ने कह दिया तुम अटैक कर सकते हो अमेरिका की बेस में, सऊदिया ने कह दिया, अरे ये ईरान की हिमायत में नहीं कह रहे हैं, ये दे आर ट्राइंग टू सेव देयर ओन स्किन, ये अब अपने को बचाने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है, वो भी ठीक है। इसमें भी अगर इनमें कुछ मेल जोल हो जाए, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए कि भाई ठीक है, अमेरिका को दूर रखने के लिए, इसराइल को दूर रखने के लिए जंग से, तो ये बहुत अच्छी एक बात होगी। तो ये ईरान की कोई शराइत नाजायज नहीं है, अगर वो अपने जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है और उनको अगर हथियार दे रहा है, तो गालिबन राशिद साहब ने ये बात कही थी, और जामे बात थी कि वो उनको इसलिए हथियार दे रहा है कि उनके ऊपर जुल्म होता चला है। ठीक है, हिजबुल्लाह हो, अल अंसार हो, या और भी कुछ, हमास को ले लीजिए, पर तुम क्यों इनको तबाह किए जा रहे हो? बमबारी तुम करते हो, मोसाद से तुम मरवाते हो, आईडीएफ से तुम मरवाते हो, तो तुम इनको मत छेड़ो, ये भी नहीं तुम्हें छेड़ेंगे। सीधा सा टिट फॉर टैट ये उसूल है। रही बात मिसाइल बनाने की, ये मिसाइल अभी भी 3-4 हजार लाखों मिसाइल पड़े हुए हैं ईरान के अंदर, वो उनको जब भी इस्तेमाल करेगा जब तुम उसको छेड़ोगे। तो तुम्हें क्या परेशानी है अगर वो अपने मिसाइल बना रहा है? तुम भी तो बना रहे हैं, तुम्हारे पास तो ऐसे ऐसे खतरनाक मिसाइल है, पूरी दुनिया को तुम तबाह कर दो। तो ये बात इनको समझनी चाहिए। दादागिरी मेरे ख्याल से बहुत दिन तक नहीं चलती, दादागिरी का एक ना एक दिन सर्वनाश होना है। जी डॉक्टर मुमताज। नहीं, बिल्कुल अच्छा, ये तज्जिया किया है फिरोज बख्श साहब, बहुत प्यारा आपने। और जो बात आप अली सरदार जाफरी के हवाले से कह रहे थे, तो अहमद फराज की नज्म थी कि चलो मैं हाथ बढ़ाता हूं दोस्ती के लिए, तो उसके जवाब में अली सरदार जाफरी ने लिखा था कि तुम्हारा हाथ बढ़ा है जो दोस्ती के लिए, मेरे लिए है वो एक यार गार गम गुसार का हाथ, मेरे लिए है वो एक यारे गम गुसार का हाथ, वो हाथ शाखे गुले गुलशने तमन्ना है, महक रहा है मेरे हाथ में बहार का हाथ, खुदा करे कि सलामत रहे ये हाथ अपने, अता हुए हैं जो जुल्फे संवारने के लिए, जमी से नक्श मिटाने को जुल्म नफरत का, फलक से चांद सितारे उतारने के लिए, जमीन पाक हमारे जिगर का टुकड़ा है। ये कितना बेहतरीन जवाब दिया है, कितना, जिसको हम लोग कहते कि जमीने पाक हमारे जिगर का टुकड़ा है, हमें अजीज है दिल्ली और लखनऊ की तरह, तुम्हारे लहजे में मेरी नवा का लहजा है, तुम्हारा दिल है हंसी मेरी आरजू की तरह। तो ये देखिए, ये तमाम बातें हिंदुस्तान ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है। देखिए, और हिंदुस्तान जो है इसका कोई जवाब देखिए नहीं है। पॉलिटिकल इश्यूज ठीक है, इंटरनल इश्यूज होते हैं, वो तमाम चीजें, लेकिन हिंदुस्तान का आज भी कोई जवाब, कोई सानी नहीं है। हिंदुस्तान जंग नहीं चाहता, हिंदुस्तान किसी का हक नहीं मारना चाहता, हिंदुस्तान ने किसी का हक नहीं मारा। हिंदुस्तान के लोग दुनिया के जिस कोने में जाते हैं वहां ईमानदारी और अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत का परचम लहराते। दो एक लोगों में बात नहीं करता, वो तो ठीक है, इसमें वो एक चीज और जोड़ क्योंकि दीजिए आपने, डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा एक मतलब बहुत ये चीज आपने बिल्कुल दिल को बाग बाग कर दिया है बात कह के। एक चीज में और जोड़नी थी। देखिए, मैं कोई उर्दू वाला आदमी तो हूं नहीं, ना मुझे उर्दू की कोई शायरी याद रहती, लेकिन मुझे एक चीज ये याद आ रही है कि ये भी बात कही थी कि हम उठे बनारस की सुबह लेके, तुम उधर लाहौर से कुछ इसी तरह की चमकदार हाँ, चीज लेके आओ, ये शायद आपको याद हो। तो ये सारी बातें, ये दुनिया को जोड़ने वाली बातें हैं, नहीं दुनिया नहीं, को तोड़ने वाली बातों में कोई फायदा नहीं।